दोस्तों नमस्कार। इस देश के 60,000 से ज्यादा अरबपति इस देश को छोड़कर चले गए, लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं है। इस देश के तकरीबन 70 से 80 लाख छात्र पढ़ाई के लिए बीते 10 बरस में इस देश को छोड़कर चले गए और इस बरस भी उनकी तादाद 8.5 लाख से ज्यादा की है, लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं है। इस दौर में मजदूरी की खोज में तकरीबन इसी बरस 22 लाख से ज्यादा लोग इस देश से चले गए, लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं है। इस दौर में सरकार ने यह जरूर किया, जो बाहर चले गए और वहां जो कमाते हैं और अपने परिजनों को जो पैसा भेजते हैं, उस पर बड़ी तादाद में टैक्स लगाने की सोच सरकार के जहन में जरूर आई और इससे सरकार की कमाई 1 लाख करोड़ से ज्यादा की होने लगी, जो बढ़ते बढ़ते 2 लाख करोड़ भी पार कर गई। इस दौर में जो पढ़ाई से हटकर बाकी कोई भी पैसा किसी भी काम के लिए अगर अपने परिजनों को भेजते हैं, तो उस पर भी 20% टैक्स सरकार ने जरूर लगा दिया। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच हमारी टीम ने जो देश छोड़कर गए लोग हैं, उनसे जब जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उन किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं, कि वो देश छोड़कर क्यों गए, तो उसमें पहला नंबर इस देश के भीतर टैक्स को लेकर आता है। टैक्स टेररिज्म। 4 दिन पहले ही अरविंद सुब्रमण्यम, उनकी हमने किताब रखी हुई है यहां पर। दरअसल ये भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं जिस वक्त देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली हुआ करते थे। जिस दौर में इस देश में मोनेटाइजेशन हुआ, उस दौर में ये आश्चर्यचकित थे ऐसा क्या हो गया कि नोटबंदी करनी पड़ गई। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया और 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि वह सोचते थे कि इस देश के भीतर जीएसटी जो है वह एक एवरेज रेट में तकरीबन 15.5% तक रहेगी, यानी 15.5% एक एवरेज रहनी चाहिए, उसके ज्यादा नहीं। लेकिन सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं। अब उसने सोचा है एक नया ब्रैकेट बनाए। उस ब्रैकेट के आसरे पहली बार किसी भी देश में जीएसटी 35% टैक्स आपको देने होंगे। 35% टैक्स, और जो जिनकी कमाई इस देश के भीतर में ज्यादा है, उनसे भी 35% टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। यानी इस देश के गरीब को भी सामान खरीदने जाएगा तो वह 35% टैक्स जीएसटी के तौर पर सरकार को देगा। यह नया ब्रैकेट बनाया जा रहा है, इस दिशा में सोचा जा चुका है। शुरुआती दौर में इसमें गरीबों की वस्तुएं डाली नहीं जाती है, लेकिन सरकार की मंशा बहुत साफ रही है। सहूलियत के साथ पहले रईसों को टारगेट कीजिए और रईसों के बाद उसमें मिडिल क्लास को घुसाइए, उनसे जुड़ी हुई जरूरतों को उसमें शामिल कर लीजिए। उसके बाद उन परिस्थिति के बाद गरीबों की चीजें भी, वह बिस्कुट भी हो सकता है, वो आटा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो आप सोच सकते हैं कि आपकी जरूरत, अगर आप मिडिल क्लास में हैं, अगर आप लोअर मिडिल क्लास में हैं या आप लोअर क्लास में हैं, तो आपकी वस्तुएं भी धीरे धीरे 5 से 12%, 12 से 18%, और अब कुछ चीजें 18 से 28% में जा रही है। 28% वाले 35% में जाने की परिस्थिति है। यह बिल्कुल नई परिस्थिति इस देश में टैक्स के जरिए उभर कर सामने आ रही है। जो लोग देश छोड़कर गए, उन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी तो बतलाई। उस कैटेगरी में सबसे मुश्किल हालात टैक्स को लेकर ही थे। यानी कई कारण होते हैं छोड़ने के, लेकिन टैक्स का हौवा इस देश के भीतर कितना बड़ा हो चला है, जो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता इस देश को चलाने का बचा ही नहीं। बिना टैक्स के वह सरकार नहीं चला सकती है। यानी हर माध्यम से टैक्स कैसे लिया जाए, इसके रास्ते उसने खोल रखे हैं। और जानकर आपको हैरत होनी नहीं चाहिए, इस देश का जितना बड़ा बजट है, उस बजट से भी ज्यादा बड़ी तादाद में सरकार टैक्स वसूल रही है। हम इस बात को सिलसिलेवार तरीके से आए और एक एक चीज आप समझने की कोशिश करें। उससे पहले हो सकता है आपके जहन में एक सवाल आए कि इन सवालों का जवाब तो पार्लियामेंट में देना ही चाहिए।
बिल्कुल देना चाहिए। सवाल होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी में 35% किस पे लगाया जाए, किस पे नहीं लगाया जाए, किसको 28% में ले जाएं, किसको थोड़ा सा कम कर दें, जो थोड़ा कम है उसको कैसे बढ़ा दें, इस पर चर्चा के लिए बैठे और 31 दिसंबर को बैठक होने वाली है। तो आइए आज टैक्स की फाइल आपके सामने पूरी खोली जाए, लेकिन उससे पहले एक दर्शन इस देश की पार्लियामेंट का जरूर होना चाहिए। सुबह सवेरे विपक्ष के लोग किस रूप में मौजूद हैं और क्या नारे लगा रहे हैं, और इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट में शामिल एक शख्स और इस देश का प्रधानमंत्री, जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनके अपने लोग उन्हें विश्व गुरु के तौर पर करते हैं, लेकिन उसी पार्लियामेंट के परिसर में लगते हुए नारों के साथ आज टैक्स की फाइल खुलेगी। आप लोगों को प्लीज वेंडम 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 विवादम वेंडम विवादम वेंडम डाउन 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 अथॉरिटेशन डाउन 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 अथॉरिटेशन डाउन डाउन अथॉरिटेशन डाउन 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 अथॉरिटेशन डाउन डाउन अथॉरिटेशन डाउन डाउन। अब देश के सारे मुद्दों की चर्चा तो पार्लियामेंट में होती है, तो इस तस्वीर को दिखाना जरूरी था, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर और बाहर की परिस्थितियों में आज जिस कच्चे चिट्ठे को हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा उसमें अपनी मौजूदगी को भी आप रखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चाहे आप रईस हो, चाहे मिडिल क्लास के हो, चाहे आप गरीब ही क्यों ना हो। और इस लकीर में रईसों की बात अगर पहले करें तो बीते 10 बरस में लगभग 61,780 लोगों ने भारत को छोड़ दिया। वजह पहले नंबर पर टैक्स है, दूसरे नंबर पर इस देश के भीतर में जो पॉलिटिकल नफरत या पॉलिटिकल असुरक्षा की परिस्थितियां हैं वो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, चौथे नंबर पर लाइफ स्टाइल है, पांचवें नंबर पर बच्चों के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का खोजना है, सातवें नंबर पर हेल्थ केयर मिले बेहतर इसकी तलाश है, और आखिरी नंबर तो यही है ओवरऑल शांति रहे, लाइफ की क्वालिटी ठीक रहे। 61,000 जिन रईसों का हम जिक्र कर रहे हैं ये सभी अरबपति हैं, सरकार की फाइल में ये दर्ज है। और इस दर्ज की परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि एक झटके में ये तेजी आई है, लगातार एवरेज भी अगर निकालते चले जाइएगा तो 5,000 और उसके ज्यादा ही एवरेज हर बरस निकलेगा जो लोग इस देश को छोड़ रहे हैं। पहला सवाल यहां पर आके अटक गया। दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है, जो रईस इस देश के भीतर बचे हुए हैं, कर्ज लेते हैं, उनकी भी कर्ज माफी का इंतजाम सरकार अपने तौर पर करती है, और वो चाहती है कि वो रईस इस देश के भीतर रहें, बावजूद इसके वह देश छोड़कर चले जाते हैं। जिनकी कर्ज माफी होती है, हमारी टीम ने उस पर भी काम किया और जानकारी हासिल की कि जो देश छोड़कर चले गए, इस देश के बैंकों से जिन्होंने पैसा निकाल लिया, उनका कर्ज भी माफ होता है क्या? जी, उनका कर्ज भी माफ होता है। यह भी जानकारी बताई गई, क्योंकि बीते 5 वर्षों में जो 9,90,218 करोड़ रुपए का आंकड़ा सरकार के जरिए जो स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस के हैं पंकज चौधरी, उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने जो जानकारी दी वो आंकड़ों की जानकारी दी। हमारी टीम ने खंगालना शुरू किया कि कितने लोग हैं जो देश छोड़कर चले गए और कर्ज का पैसा उनका यहां माफ कर दिया गया। उनकी तादाद इस दौर में एक एवरेज, प्रति वर्ष उनकी एवरेज तकरीबन 327 लोगों की निकल कर आती है। ये एक एवरेज की परिस्थिति हम आपको बतला रहे हैं। और सरकार इस दौर में टैक्स के साथ साथ पहली बार जिस जीएसटी को लेकर आ रही है वो रईसों के लिए ला रही है। उसका ये आर्गुमेंट है कि हम तो रईसों को उस दायरे में रखना चाहते हैं, इसीलिए हमने पहली बार 35% का एक स्लैब बनाया है। 35%। दुनिया भर में कंज्यूमर दुकान तक पहुंच चुके, खरीदारी कर सके, भारत के भीतर उल्टी नदी बह रही है, जीडीपी नीचे जा रही है, महंगाई दर ऊपर जा रही है,
कॉरपोरेट को राहत रियायत दी जा रही है, गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ है, मिडिल क्लास को चूसने की तैयारी है, रईस अपना बाहर का रास्ता अपना लेते हैं। इस भरोसे को देते हुए हम बाहर से भी धंधा भारत को जरूर देंगे। लेकिन इन परिस्थिति के भीतर इस देश की गति क्या हो चली और कैसे हो चली, उसका नया नजारा 35% में कहा गया शुरुआती दौर में कि सिगरेट, सोडा ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, इन्हीं सब चीजों को लाएंगे जो कि शायद स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए क्या क्या ठीक नहीं है, अगर ये बताने की शुरुआत की जाए तो हो सकता है नशा शायद पहले चरण में सामने आकर खड़ा हो जाए। लेकिन उस देश के भीतर में जहां सरकार को चिंता स्वास्थ्य की है, उस नशे की आवाजाही और उसका पूरा खेल इस देश के भीतर कितने करोड़ का है, ये एवरेज यहां की कंपनी या यहां के एनजीओ ने नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस बात का चिंतन होता। और मॉर्गन स्टैनली तो एक बार कहा भी था और वर्ल्ड बैंक की भी जानकारी निकल कर आई थी अपने तौर पर, और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा था, दुनिया के भीतर विकासशील और विकसित होने वाले देशों की कतार में भारत भी है। और भारत में उसका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वह इस देश की इकोनॉमी को चुनौती दे सकता है। यानी देश के बजट के समानांतर इतनी बड़ी तादाद में खेल इस देश के भीतर होता है। अब इसके मतलब क्या है, मतलब पे मत जाइए, चूंकि हमने जिक्र अभी जीएसटी का किया है। अब आप देखिए जो सिफारिश ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की हुई है वो बड़ी शानदार है। शानदार इसलिए है क्योंकि अभी तो 35% के दायरे में सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक लाने का जिक्र है, लेकिन जो रेडीमेड गारमेंट जिसकी कीमत 10,000 से ज्यादा होगी वह 28% में ले आ रहे हैं। जो 1,500 से 10,000 होगा उसको आप 18% पे ला रहे हैं, और जो 1,500 से कम का रेडीमेड गारमेंट होगा उसको आप 5% पे लाने की सिफारिश कर रहे हैं। लेदर बैग 28%, जो कॉस्मेटिक्स है 28%। आप कहेंगे गरीबों के हक का जिक्र यहां कहां, ये देश तो गरीबों का है, सरकार कैश से काम चला लेती है यकीनी तौर पर। अब यहां पर सोचिए इस देश का जितना बजट है उस बजट के समानांतर कितनी वसूली सरकार किस रूप में करती है। सिर्फ जीएसटी का एक जिक्र आपके सामने हम करते हैं। जीएसटी की वसूली बीते 8 महीनों में, क्योंकि अप्रैल से लेकर नवंबर तक 8 महीने होते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर में 4 महीने बचे हुए हैं, सरकार ने बजट में जो सामने रखा था कि हम इतना इस देश के भीतर से जीएसटी से वसूलेंगे, वो आंकड़ा था 10,61,899 करोड़ रुपए। ये पैसा आया था पिछली बार की तुलना में, तो इसको सरकार ने बजट में रख दिया कि जीएसटी से हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए इतनी कमाई होगी। लेकिन इन 8 महीनों की कमाई बतलाते हैं कि 14,56,000 करोड़ हो चुकी है। यानी 4 लाख करोड़ से ज्यादा इस 8 महीने में बजट का जो दायरा था उसको आगे निकल चुके हैं। 4 महीने बचे हुए हैं, उस दायरे में समझिएगा तो ये इस बार 20 लाख करोड़ पार कर जाएगा। ये है जीएसटी की वसूली का हिस्सा। अप्रैल के महीने में 2,10,000 करोड़ रुपए और पिछले महीने 1,82,000 करोड़ रुपए, और महीने दर महीने जो आप देखते चले जाएंगे, हमको लगता है एक लिस्ट देख लीजिए जिससे आपको राहत मिलेगी कि हर महीने जीएसटी से कितनी वसूली सरकार करते करते 14,56,000 करोड़ तक पहुंच गई अप्रैल से नवंबर तक। जब इतनी वसूली हो रही है जीएसटी के जरिए, तो आपके भीतर यह सवाल तो होना ही चाहिए, सरकार गरीबों की नहीं सोचती है क्या? बिल्कुल सोचती है। सरकार 3 काम करेगी। पहला काम, जो सस्ती साइकिल 10,000 से कम है उस पे वो जीएसटी कम कर देगी, 5% पे आ जाएगी। जो पानी की बोतल लेते हैं उसमें भी 20 लीटर वाली, उस पे भी वह 5% पे आ जाएगी। जो बच्चे नोटबुक में लिखते हैं अभी तक 18% है, उसमें भी 5% वो करेगी। सिफारिश इसी बात की हुई है। लेकिन उसके बाद जिस भी सामान पर जो भी उंगली आप रख देंगे वो तमाम चीज बढ़ती चली जाएगी। और पहली बार भारत के भीतर जो डायरेक्ट टैक्स दिया जाता है, जो इस देश के रईस देते हैं, मैक्सिमम टैक्स वो 35% होता है, और 35% का नया ब्रैकेट जीएसटी में बना दिया गया। ये एक हिसाब है। उस हिसाब के दायरे के भीतर में अगर आप एक दूसरी परिस्थिति देते, इस देश के भीतर जिस बजट को सरकार ने रखा उसमें इनकम टैक्स 11,87,000
करोड़ रुपए का रखा। इस 8 महीने में जो एडवांस टैक्स, अब तीसरी किश्त 15 तारीख को जमा होगी, लेकिन उससे पहले ये 11,87,000 करोड़ में से लगभग 10 लाख करोड़ एडवांस टैक्स के जरिए सरकार के हाथ में आ चुके हैं। अभी 2 टर्म बचे हुए हैं जो दिसंबर और मार्च के महीने में आएंगे। यानी मिडिल क्लास, जो नौकरी पेशा तबका है, जो सबसे ज्यादा फैटी हो चला है, बड़ा हो चला है, उसके किस रूप में डायरेक्ट टैक्स वसूला जाए और फिर जीएसटी के जरिए बदला जाए। यानी 35% वहां दीजिए, या आप सोच रहे होंगे आप तो 35% में नहीं आते हैं, आप तो 7% में आते हैं, तो 7% वहां दीजिए, जीएसटी में 35% दीजिए। और इन सब के बीच कॉरपोरेट, बिल्कुल जिक्र कॉरपोरेट का होना चाहिए, वह भी तो रईस है, लेकिन कॉरपोरेट से जो टैक्स लिया जाता है वह जीएसटी से कम है। डायरेक्ट टैक्स यानी नौकरी पेशा देते हैं जो टैक्स, उससे कम है। और टैक्स की रियायत भी सरकार कॉरपोरेट को ही देती है। इसीलिए कॉरपोरेट का जो टैक्स का हिस्सा वो 10,20,000 करोड़ का रखा गया। और इस दौर में सरकार के पास 8 महीने में जो आ चुका है वो लगभग 7-7.5 लाख करोड़ का है। ध्यान दीजिए, वो 10 लाख करोड़ तक ही पहुंचेगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाएगा, जीएसटी से वसूली ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 3 टैक्स हैं, सरकार ने इस दौर में अलग अलग तरीके से सेस भी लिया है। उस सेस के जरिए वसूली जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो 46,530 करोड़ की जो वसूली इस दौर में हो चुकी है। ये हमारी टीम ने जब अध्ययन करना शुरू किया और एक एक फैक्ट्स को निकाला। यहां पर हम एक जिक्र और कर दें, एक दूसरी किताब भी आप देख रहे होंगे, ये अरविंद पनगड़िया जी की किताब है। इस किताब को खास तौर से हमने रखा है क्योंकि अरविंद पनगड़िया जी ने पहली बार नेहरू की नीतियों का समर्थन किया या भारत के अनुकूल की परिस्थितियों में इस किताब का जिक्र किया है। पनगड़िया जी वही हैं जो पहले नीति आयोग को संभालने वाले शख्स थे, अभी 16वें फाइनेंस कमीशन उसके चेयरमैन हैं। यानी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को समझते हैं, लेकिन समझते समझते 10 बरस लग गए। और 10 बरस के बाद इन्हें समझ में आया कि नेहरू काल में जो आर्थिक नीतियां थी वो कमोवेश इस देश के अनुकूल कैसे थी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही थी। हालांकि इस किताब में इस बात का जिक्र नहीं है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इस देश का सही मायने में जो रूट्स है उसको कैसे खत्म इकोनॉमी के जरिए किया जा रहा है। अब लौटिए इसके बाद जो मिडिल क्लास की परेशानी थी, जिस रूप में थी, उसमें यह भी समझिए जो वसूली होती है, जो जीएसटी यानी सामानों को बेचकर लिया जाता है। पिछले साल और इस साल नवंबर का महीना, पिछला महीना नवंबर का था, इससे पहले महीना नवंबर का था। किसी भी, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला शख्स हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, कहीं पर भी रहने वाला शख्स हो, महाराष्ट्र का ही हो, कर्नाटक का ही हो, गुजरात का ही हो, कहीं पर भी रहने वाला शख्स ये बता दे कि उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जिस लिहाज से इस देश में महंगाई है और देश की जो बैंक आपको इंटरेस्ट देते हैं और देश की जो जीडीपी है उसके अनुकूल में आपकी महंगाई इतनी बढ़ गई, जो जीएसटी से वसूली हो रही है उसके समानांतर। मसलन दिल्ली में पिछले साल नवंबर में 5,347 करोड़ रुपए जीएसटी से लाए, इस बार वो बढ़कर 6,311 करोड़ हो गए। यानी एक झटके में 1,000 करोड़ रुपया लगभग बढ़ गया। ये पैसा जनता की जेब से गया। जनता की उतनी कमाई बढ़ी क्या? उत्तर प्रदेश में 8,973 करोड़ रुपए पिछले महीने नवंबर में था, इस बार 9,432 करोड़ रुपए। वही चीजें महंगी हो गई जो सामान आप खरीदने जा रहे हैं। बिहार तो बड़े नीचे में आता, 1,388 करोड़ रुपए पिछले नवंबर में था, इस बरस बढ़कर उसको भी बढ़ना पड़ा, 1,561 करोड़ तक आना पड़ा। झारखंड की भी स्थिति यही है। महाराष्ट्र जो देश का टॉप मोस्ट सबसे रईस राज्य है, जो सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है, महाराष्ट्र के लोग समझे और बताएं कि आखिर क्यों देने की जरूरत पड़ गई कैश, क्योंकि स्थिति नाजुक है, किसान की, मजदूर की, युवाओं की, नौकरी पेशा तबके की। लेकिन जीएसटी में तो सीधा मसला है, जो सामान पर जीएसटी लग रही है वो आपको देना पड़ेगा। तो पिछली बार 25,585 करोड़ रुपए की वसूली थी, इस बार नवंबर में वो बढ़कर 29,478 करोड़ की वसूली हो गई। यानी 4,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली महाराष्ट्र में हो गई। इसी तरीके से हर राज्य में आ गया। लेकिन एक जिक्र यहां पर जानबूझ के नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान
का करना चाहिए, छत्तीसगढ़ का करना चाहिए, आंध्र प्रदेश का करना चाहिए, ये नेगेटिव में चले गए पिछली बार के नवंबर के महीने से। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि वहां के लोगों के पास अब इतना पैसा भी नहीं बचा, और इन जगहों पर जो हम नाम ले रहे हैं, रईस पैसा दे पा रहे होंगे, लेकिन जो 80% गरीब है उनकी जेब में पैसा खरीदारी का नहीं था, इसीलिए हमारा जीडीपी नीचे आ गया। खरीद ही नहीं हो रही है तो क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में चला गया तो क्या होगा? और इस प्रक्रिया के भीतर में पहली बार जो किसानों पर बोझ पड़ा, उन्हें लागत तो नहीं मिलती थी, लेकिन बिचौलिए और मंडी का जो चेहरा इस दौर में सरकार ने अपने हाथ में जो लेने की कोशिश की है, उसका असर सिर्फ 1 साल के भीतर जो सब्जियों की कीमत थी वो औसतन 18% बढ़ी। जो जीएसटी 18% सोच रहे हैं, उसी अंदाज में सोचिए। और अब जरा सोचिए, जो तेल था, जो फल थे, उसमें 35% की बढ़ोतरी हो गई, वही जीएसटी यहां पर आ गया। और इन सब से हटकर सबसे ज्यादा कीमत जो खाद्य पदार्थों की बढ़ी, वो एवरेज जो है वो तकरीबन 55% है 1 साल के भीतर में। तो मैसेज है कि आने वाले वक्त में एक नया ब्रैकेट भी सरकार इस देश को चलाने के लिए बना सकती है, 55%। तो कदम दर कदम की परिस्थितियां बहुत साफ बताती है कि टैक्स के आसरे जो सरकार चलती है, उसमें कॉरपोरेट और रईसों को माफी भी दी जाती है। और 9,90,000 करोड़ रुपए जिसका जिक्र हमने कहा कि कर्ज में माफी दी गई, उसमें अगर एक इस बरस यानी 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में आइएगा तो सरकार कहती है हमने सबसे कम माफी दी। अब कल्पना कर रहे हैं, बहुत छोटा अपराध किया, किसानों का कर्ज माफ नहीं, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, जो आंगनबाड़ी, आशाबाड़ी, मिड डे मील, उसमें वेतन बढ़ाने की जरूरत नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि बजट नहीं कहता है, लेकिन हमने सबसे कम रिटर्न ऑफ किया है, राइट ऑफ किया है, जो 1,70,000 करोड़ का है, जो कि बीते 10 बरस में सबसे कम है ना कमाल की चीज। यानी रिटर्न ऑफ में भी अब आपको कटौती करनी पड़ रही है, और इसी वजह से बैंक के एनपीए जो है उसको 2% दिखाया जा रहा है। देखिए कितने शानदार तरीके से एनपीए भी खत्म हो गया। पंजाब नेशनल बैंक ने 18,317 करोड़ रुपए माफ किए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 18,264 करोड़ रुपए माफ किए, एसबीआई ने 16,161 करोड़ रुपए माफ किए। और इस दौर में प्राइवेट बैंकों पर भी दबाव है, आप भी माफ कीजिए। तो एचडीएफसी ने 11,030 करोड़ रुपए माफ किए, आईसीआईसीआई ने 6,198 करोड़ माफ किए, एक्सिस बैंक ने 8,346 करोड़ रुपए माफ किए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, और इसको जिक्र करते समय आपके जहन में यह भी आएगा, सरकार जो वसूली कर रही है उसमें सबसे बड़ी वसूली इस देश में तेल के जरिए है। केंद्र हो या राज्य हो, गजब की वसूली है। और इस वसूली के दायरे में जरा सोचिए, इस अप्रैल मई जून पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसमें पता चला सरकार ने 1,55,966 करोड़ रुपए जनता से वसूल लिए, तेल पर अलग अलग टैक्स लगाकर। जो राज्यों के हिस्से में गया वो लगभग 76,000 करोड़ है, और जो केंद्र के हाथ में आया वो लगभग 80,000 करोड़ है। बड़ा सीधा सा नियम है, इस प्रक्रिया के दायरे से कोई बाहर है ही नहीं। और सरकार की जो पूरी प्लानिंग इस दौर में अगर चल रही है, उस पर अगर आप ध्यान दीजिए बजट के इर्द गिर्द, हमारी टीम ने कहा कि इसका जिक्र आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस देश के भीतर में लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि 48 लाख करोड़ का बजट है, और सरकार टैक्स के जरिए जो वसूलती है वो तकरीबन 40-41 करोड़ रुपए वसूलती है। लेकिन 8 महीने के भीतर ये 40-41 लाख करोड़ रुपए सरकार टैक्स के जरिए वसूल चुकी है, और 4 महीने बचे हुए हैं। यानी सरकार पर होने वाला खर्चा, सरकार की योजनाओं के जरिए होने वाला खर्चा, और उसके बाद इस दौर में जो सरकार सीधे कैश डील कर रही है, बड़ी भूमिका है सरकार की नीतियों की, इनके इकोनॉमिक एडवाइजर्स की, आरबीआई बैंक के चेयरमैन की, गवर्नर की। जो नोट छापे, बैंकों का डिविडेंड जो दिया जाता है वो दरअसल जो रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है, उसके बाद जो बैंक वसूल पाते हैं उसको डिविडेंड मान के केंद्र को दे दिया जाता है, और कहते हैं बैंक मुनाफे में चल रहा है।
ऐसी आर्थिक परिस्थितियों के बीच इस देश को लेकर आखिर में 3 सवाल हर जहन में होने चाहिए। पहला सवाल, टैक्स टेररिज्म क्या मौजूदा वक्त में सरकार की आर्थिक नीतियों को फेलियर होने की दिशा में सबसे बड़ा कदम के तौर पर नजर आता है? दूसरा सवाल, इस देश के भीतर प्रधानमंत्री पॉलिटिकली और फाइनेंस मिनिस्टर भी पॉलिटिकली काम कर रही हैं लगातार, यानी इकोनॉमी वही संभाल रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स जिनको सीधा निर्देश है कि आप राजनीतिक तौर पर हमें हानि ना होने दें, बाकी जो आपको करना है करते चले जाइए। इसीलिए निर्मला सीतारमण मुंबई में विधायकों से बात कर रही है और प्राइम मिनिस्टर किसी प्रोग्राम में व्यस्त है। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर में विपक्ष की भूमिका सवालों को उठाने बताने से आगे और इस देश में कॉरपोरेट की भूमिका सत्ता से लाभ लेने और सत्ता को कुछ पॉलिटिकल फंडिंग करने से हटकर अगर कुछ भी नहीं है, तो इस देश के करोड़ों लोगों के सामने यह सवाल तो होना चाहिए, इस हिसाब से इकोनॉमी कब तक चलेगी और इकोनॉमी धीरे धीरे इस देश को कितना पीछे ले जा रही है, और ये आने वाले वक्त में जो गति मजदूरों की है, देश छोड़कर जाने वालों की है, इस देश से बाहर पढ़ने वालों की है, ये तमाम परिस्थितियां धीरे धीरे कहीं और ज्यादा नाजुक तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।